नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं IBC 24। खबरों में आपको आगे रखने के साथ साथ हम आपके लिए लाते हैं ऐसे शोज जो आपको जीवन के हर पहलू में एक कदम आगे रखें। हर घर में है बच्चे और बच्चों के लिए सबसे बड़ी फिक्र है उनका करियर। करियर में किस विधा को चुनें, किस सब्जेक्ट को चुनें ताकि आप आगे बढ़कर अपना भविष्य बना सकें, अपने अगली पीढ़ी को संवारने का वो जरिया दे सकें, शिक्षा का सही माध्यम और केंद्र चुन सकें जिससे वो आगे आने वाले वक्त की हर चुनौती में आगे बढ़कर उसे पार पाने में सक्षम बने। तो आज कॉमर्स विधा के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ गाइड के इस स्पेशल अंक में जुड़े हुए हैं एक एक्सपर्ट पैनल जो कि डॉक्टर संतोष राय कॉमर्स इंस्टीट्यूट भिलाई का पूरा एक हम कह सकते हैं गुरुजनों का एक ऐसा जत्था है जिसने बीड़ा उठाया है कि कॉमर्स विधा में बच्चों को पारंगत बनाना। मिलिए इनसे। हमारे साथ में डॉक्टर संतोष राय जी मोटिवेशनल स्पीकर एवं कॉमर्स गुरु हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चार्टेड अकाउंटेंट केतन ठक्कर साहब हैं पैनल पर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। चार्टेड अकाउंटेंट प्रवीण बाफना जी मंच के ऊपर हैं, उनसे भी हम आज चर्चा करेंगे। और सबकी साइकोलॉजी को क्लियर करने वाली, बच्चों को गाइड करने वाली डॉक्टर मिट्ठू साइकोलॉजिस्ट भी हमारे बीच में। नमस्कार। डॉक्टर पीयूष जोशी जी इकोनॉमिक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ आज इस पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। और लास्ट में बट नॉट लीस्ट CMA गुरुकीरत सिंह भंगू जिन्होंने 3 टाइम ऑल इंडिया रैंक होल्ड करके बच्चों को और बच्चों के सामने एक मिसाल कायम की है, एक नज़ीर बनकर वे पेश हो रहे हैं यहाँ पर। तो उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। आप सबसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो हमारा आज का गाइड है इसमें हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट या कॉमर्स के किसी भी अन्य बड़े से बड़े कोर्स में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो आपने कॉमर्स क्यों लिया, किस तरह चुना, ये भी हम जानेंगे और आपको क्या समस्याएं आ रही हैं उनका इस एक्सपर्ट पैनल से मिलवाकर हल भी जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राय से मेरा पहला सवाल भी है सर, कई वर्षों से आप कॉमर्स के विद्यार्थियों को और तमाम विद्यार्थियों को गाइड करते आए। कॉमर्स का स्कोप कैसा है? इसे एक जो सोच है कि फर्स्ट सेकंड जो 2 बड़े ऑप्शन है उनके बाद हम इसे तीसरे क्रम पर ही देखते आए, क्या ये सोच बदली? हाँ, निश्चित तौर से पहले की जो बातें थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि 2 ही साहब होते थे, इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब। बदलता हुआ समय कॉमर्स का ही है और कॉमर्स के प्रति अब लोगों की सोच बदल गई है। अगर मुझसे कहेंगे तो पहले जो तृतीय श्रेणी का व्यक्ति होता था उसको कॉमर्स दिया जाता था या लोग कॉमर्स लेता था, लेकिन आज तो मुस्कुराता हुआ जितना चेहरा आपको शहर पे दिखेगा वो कॉमर्स का ही बच्चा होगा और एक खूबसूरत करियर है। और मैं तो अपने बारे में भी कहता हूं कि कॉमर्स ही मेरी पहचान है और छात्र मेरी जान है। तो कॉमर्स के लिए तो मैं कॉमर्स की मसाल लेकर निरंतर चलता रहूँगा। और भिलाई की भी बात करूँ तो भिलाई में 2 ही साहब होते थे, एक इंजीनियर साहब एक डॉक्टर साहब, लेकिन अब उस बीच की दूरी को हमने और हमारी टीम ने पाटने की कोशिश की है। अब आज के डेट में कॉमर्स भिलाई की एक पहचान बन चुका है। लेकिन एक बात जो सबके जहन में आती है कि कॉमर्स लिया तो हम अपने कुछ ऑप्शंस को खो देंगे। अगर हम मैथ्स लेते हैं तो हमारे पास में आगे बहुत से ऑप्शंस हैं, अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन अगर हमने कॉमर्स लिया तो हम बंद जाएंगे। इस सोच से कैसे उभरें? कहीं भी ऑप्शन, मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ 3 से बनी हुई है। अगर मैथ्स भी लिया तो बात वही आती है IIT NIT और उसके आगे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज। कॉमर्स में भी 3 लाइन बनी हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, CS कंपनी सेक्रेटरी। इसके बाद बाकी ऑप्शन है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर नीट में भी जाएंगे तो MBBS, इसके बाद वेटनरी और डेंटिस्ट 3 ही होता है। तो 3 का जो है, मैं तो बच्चों को कॉमर्स, चूंकि हम लोग कॉमर्स के हैं और कॉमर्स अंदाज में सोचते हैं, तो दुनिया भी 3 ही शब्द से बनी है, दुनिया। अब लोग उसमें नी का मात्रा लगा लें या जैसा भी करें, संसार भी 3 ही शब्द से बना है। अगर किसी भी चीज़ को लें, लड़का भी 3 शब्द से, लड़की भी 3 शब्द से, आदमी भी 3 शब्द से, औरत भी 3 शब्द से, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी 3 शब्द से, BCom MCom PhD 3 शब्द से, और CMA में फाउंडेशन इंटर फाइनल 3 शब्द से, CA में फाउंडेशन इंटर फाइनल 3 से। तो 3 के आगे ही सब कुछ नतमस्तक है, चाहे कुछ भी हो। तो वो 3 की पहचान मैंने कॉमर्स के बच्चों को कराई है। पर ग्रेजुएशन के ईयर्स जो कि 3 ही होते हैं, इनमें हम कौन से विषयों का चुनाव करें? थोड़ी सी हम आसानी बच्चों के लिए इसमें लाते हैं। हमारे साथ में चार्टेड अकाउंटेंट केतन जी भी हैं और प्रवीण जी भी। पहले मैं केतन जी से पूछूंगा। केतन जी, चार्टेड अकाउंटेंसी एक वक्त तक तो हम ये मानते थे कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत ही कम लोगों के बस की बात है, लेकिन जो जो अब थोड़ा ज्ञान बढ़ा,
जो जो बच्चों ने रिसर्च करना शुरू किया, आज ऑनलाइन का ज़माना है, आफ्टर कोविड बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलने लगे हैं। चार्टेड अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये किन बच्चों को करना चाहिए या किन बच्चों में इसके स्कोप ज़्यादा हैं, किस तरह की सोच हो। देखिए सर, जैसे कि सर ने कहा कि 3 कॉमर्स में धुरंधर होते हैं। जैसे पहले अपन कहा करते थे कि धुरंधर जो होते हैं सचिन, सौरव और राहुल द्रविड़ को हम धुरंधर मानते थे क्रिकेट में। वैसे कॉमर्स में 3 धुरंधर होते हैं, सीए, सीएमए और सीएस। तीनों अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए बने हुए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने में विश्वास रखते हैं, तो नो डाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर सकते हैं। सीएमए भी उतना ही टफ है, लेकिन उसमें एज़ कम्पेयर्ड अगर थोड़ा स्मूथ वे में जाना चाहते हैं, 3 साल में अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई को नहीं देना चाहते हैं, तो सीएमए आज की डेट में बेस्ट कोर्स है। सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। और सीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जो लोग थोड़ा थ्योरेटिकल वे में याद करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिनको लॉ बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए सीएस बेटर है। तो तीनों के अपने इंपॉर्टेंस है सर, कि कौन सा जो बच्चे को अपना एटीट्यूड देखना है कि वो किस काउंसलिंग करा सकता है वो टीचर से, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है कि उसे सीए की तरफ जाना चाहिए, कि सीएमए की तरफ जाना चाहिए, कि सीएस की तरफ जाना चाहिए। ये थॉट कहाँ से प्रवीण जी आना शुरू होता है कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाना है? एक तो ये है कि घर में आप किसी बड़े को देखें, आसपास किसी को देखें, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आपको जाना है, ये थॉट्स लोगों के जहन में थोड़े से कम आते हैं, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, उनसे इंटरेक्शन बच्चों का थोड़ा सा मुझे लगता है कि बनस्पत ज़्यादा होता है। एक इंजीनियरिंग की चर्चा बहुत चली है और डॉक्टरी से तो बचपन से हमारा रूबरू होना होता ही है। सच है, जैसा हम बात कर रहे थे कि बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है और 10th के आसपास पहुंचता है, तो जैसे एक बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है तो पहले यही बात होती है कि वो साइंस लेगा, फिर बायो लेगा या फिर कॉमर्स लेगा। वैसे ही जो बच्चा आज कॉमर्स लेने के बारे में प्लान करता है, तो मुझे लगता है आज की डेट में 8th 9th के आसपास बच्चों को ये आइडिया अब हो जाता है कि मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है। और कॉमर्स सब्जेक्ट अब सिर्फ जैसे पहले बोलते थे ना कि जो बचे कुछ लोग कॉमर्स आर्ट्स में जाते हैं, अब ऐसा नहीं है। 10th क्लास में 10 CGPA लाने वाले, यानी ऑलमोस्ट 90-100% स्कोर करने वाले बच्चे भी कॉमर्स ले रहे हैं। कुछ शायद यहाँ बैठे हुए बच्चे भी ऐसे होंगे। तो जब वो कॉमर्स के बारे में सोच लेता है, तो उसके बाद उसके मन में जरूर आता है कि अब कॉमर्स लिया है और अगर कुछ अच्छा करना है तो मुझे सीए की तरफ जाना चाहिए। जैसे साइंस के बाद तो वैसे कॉमर्स में सीए। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे किस तरह की उम्र में, जैसे मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं स्वयं एक पेरेंट हूँ जी। कक्षा 8वीं में जैसे ही मेरा बच्चा आया तो मुझे भी एक फ़िक्र होने लग गई कि अब वो किस तरफ जाएगा जी। उसको मैंने तो मेरी तरफ से एक ही सलाह दी कि आप अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा सा नेट के ऊपर अपने मुताबिक पढ़कर रिसर्च करना शुरू कीजिए, फिर जिसमें आपकी थोड़ी भी दिलचस्पी होगी उसमें हम जगाना शुरू करेंगे। क्या इससे और कोई अच्छा बेहतर तरीका हो सकता है बच्चों को विकल्पों की तरफ ले जाने का? तो प्लीज आपने कहा है वो तो बेहतर तरीका है कि एक बच्चे का विकल्प जो उसका इंटरेस्ट जहां जाग रहा है। मगर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि आज क्योंकि इतनी ओपन मार्केट है, इतना सब कुछ इजीली अवेलेबल बच्चे के पास है, तो इस बीच में बच्चे का भटक जाना भी उतना ही संभावित है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन, उसको कई चीज़ें ऐसी हाईलाइट होती हैं मार्केट में जो कि सच नहीं होती हैं। खासतौर से सोशल मीडिया के ज़माने पे जितनी चीज़ें हमें दिख रही हैं, आप भी ये बात समझ रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं कि जो दिख रहा है उसमें से बहुत सारी बातें सच नहीं है। तो उसको साथ में एक गाइड करने वाला कोई मेंटोर चाहिए जो उसका इंटरेस्ट तो है ही, मगर ऐसा ना हो कि उसका इंटरेस्ट उसे ऐसे किसी गलत रास्ते पे ले जाए जहाँ करियर का अंत ही होने लग जाए। यहाँ हमारे साथ में डॉक्टर पीयूष जोशी जी हैं, आप इकोनॉमिक के एक्सपर्ट हैं। सर, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की तरफ हम बहुत बड़े डेटा या ऐसे कैलकुलेशंस की तरफ लोगों को ले जाना समझते आए हैं, जहाँ पर हम देश की इकोनॉमी, यानी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन छोटे से स्तर से ही कैसे कहाँ से लाइफ में प्रवेश करता है, क्या ये भी बच्चों को समझाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बच्चे थोड़ा शॉर्टकट और प्रैक्टिकली कहाँ लॉजिकली हमसे कनेक्ट होता है वो उस पर ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए अगर कॉमर्स कोई बच्चा लेता है तो 11 से 12 से सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में उसका सब्जेक्ट ही रखा गया इकोनॉमिक्स, ताकि वो चीज़ों को समझे कि कैसे हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। और बेसिक लेवल से जब वो समझेगा कि भाई एक्चुअल में जीडीपी है क्या, इकोनॉमी चल कैसे रही है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसको ऑलरेडी माइंडसेट रहेगा कि भाई इकोनॉमी के बारे में समझना, या कैसे हमारी कंट्री चल रही है, कैसे बजट बन रहा है। जो हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसके बारे में उसको थोड़ा नॉलेज मिलता है उससे। तो बेसिक लेवल से 11-12 से ही बिल्कुल ज़रूरी होता है इकोनॉमिक्स। हमारे साथ में आज सीएमए गुरुकीरत सिंह भंगू जी हैं। आपने 3 टाइम ऑल इंडिया रैंक होल्डर, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। गुरुकीरत जी, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने ये स्ट्रीम क्यों चुनी? कहां से आपके पास ये मोटिवेशन आई?
आपके सामने भी वही ऑप्शन होंगे। मैथ्स वाली बात आपको भी किसी ने परिवार में बोली दी होगी, बेटा ऑप्शंस मिलेंगे, मैथ्स की तरफ जाओ। बिल्कुल, जब मैं क्लास 8 में था तो मेरा इनिशियली जो मन था वो साइंस की तरफ था। अच्छा। हाँ, मैं सर्जन बनना चाहता था उस समय और उसकी मैंने पढ़ाई करना भी शुरू की। लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू किया तो उस समय मेरे को समझ में आया कि मैं सिर्फ एंड गोल को देख रहा हूँ, सर्जन, उस प्रोसेस को नहीं देख रहा। मेरे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ एंड गोल से इंटरेस्ट था और यही सबसे बड़ी गलती है। हम प्रोसेस को भूल जाते हैं, हम आखिरी गोल को देखने लग जाते हैं। और उसी समय इंटरनेट के माध्यम से और कोविड भी चल रहा था तो स्टॉक मार्केट में मेरी दिलचस्पी बढ़ी। अच्छा जी, और वहाँ पे उस समय मेरा सबसे पहली बार सामना हुआ बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से। और उस समय मेरे को समझ में आया कि अभी मेरे को ये नहीं पता मैं क्या बनना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोसेस मेरे को अच्छा लग रहा है, इसमें इन्वॉल्व होना मेरे को अच्छा लग रहा है, इसको स्टडी करना अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से मैंने ये सोच लिया कि आगे का करियर मैं कॉमर्स में बनाऊँगा। इनिशियल स्टेज पे जैसा आपने कहा कि आपने कुछ रिसर्च किया, और यही बात मैं अभी संतोष सर से भी कह रहा था कि बच्चों को रिसर्च की तरफ आपको ले जाना पड़ेगा, उनको खुद सर्च करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं अभी मिट्ठू जी से थोड़ा इस बारे में और डिटेल कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात आपने जब ये तय किया, घर में बताया, तो एनवायरनमेंट जिस तरीके का आजकल चारों तरफ है, इसमें नीट की, आईआईटी की तो हम बात बहुत करते हैं, ठीक है, आजकल क्लैट की भी चर्चा होने लगी, लेकिन कॉमर्स को लेकर क्या वैसा वातावरण है आपको? अपने आसपास परिवार से, स्कूल से, टीचर से वैसा गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला? जी, जब इनिशियली मैंने डिसीजन बताया, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। अच्छा, तो चलिए, बहुत कहीं ना अच्छी कहीं बात। वो इस चीज़ को समझते हैं। और बाकी जब टीचर्स और बाकी संबंधित लोगों को मैंने बताया तो उनका सबसे पहला रिएक्शन ये था कि तुम तो अच्छा पढ़ते हो, तुम कॉमर्स क्यों ले रहे हो? तो उस समय मैंने बताया मेरा इंटरेस्ट का एरिया है। तो ठीक है, वो धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हुआ और आज कॉमर्स से ही मेरे को मेरी पहचान भी मिली। बस यही मेरा एक सवाल था जो मैं जब पढ़ा करता था बहुत समय पहले, या संतोष सर होंगे या आप हम सब होंगे, तब भी हमारे सामने ये बात डाली जाती थी। तो हमारे साथ में जो आज डॉक्टर मिट्ठू हैं, मैं यही पूछूंगा, ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, समाज की साइकोलॉजी, कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तब ढूंढिए तीसरा, चौथा, पांचवा विकल्प क्या है। अब बच्चों को ये, अगर हमको ये बताना है कि हर विकल्प अपने आप में सशक्त है, मजबूत है, और स्पेशली आज जिस कॉमर्स स्ट्रीम की हम बात करें, उसको चुनने के लिए इस सोच से आपको बाहर आना पड़ेगा, जैसे जो अभी गुरुकिरत ने हमको बताया। बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा सीखता है। बच्चा जो है घर पे हो रहा है, अपने पेरेंट्स से सीख रहा होता है। तो पेरेंट्स को बच्चों को क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। अगर हर बार हम बैठ रहे हैं किसी भी डिस्कशन के लिए, कॉन्वर्जेसन के लिए, और सारे कॉन्वर्जेसन में अगर एडवाइस इंक्लूडेड है तो बच्चे के किसी भी चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चे को हमको बताना है कि जो भी, मतलब पहले उसको ये बताना है कि जो चीज़ भी दुनिया में है सबकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, चाहे वो सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो, चाहे चीज़ों से कनेक्टेड हो, चाहे इमोशन से कनेक्टेड हो। तो ऐसे अगर हम उनको बताएंगे हर एक चीज़ की इम्पॉर्टेंस है, और बिल्कुल क्वालिटी टाइम देते हुए अपने बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे कि उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है, क्योंकि बच्चे में अलग अलग स्किल्स होते हैं। और हम जो, एक तो हमारे पेरेंट्स के जो गोल होते हैं या जो सपने होते हैं वो हमें बच्चों पे नहीं लादने चाहिए। अच्छी बात की आपने, ये बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं बात। लादने चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो जाता है। बच्चे के गोल अपने होंगे, जैसे अभी गुरुकीर्त ने बताया कि गोल जो है, गोल का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गोल तक पहुंचने के लिए प्रोसेस को भी हमको समझना है। तो इसीलिए इंक्लिनेशन की तरफ देखते हुए अगर आप स्किल को समझेंगे बच्चे के, तो बहुत डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, दो तरह के स्टूडेंट यहाँ हैं, मैं संतोष जी से भी बात ज़रूर पूछूंगा। दो तरह के बच्चे हमने देखे, एक वो होते हैं जिनको शुरू से पता है कि उनको क्या करना है, और उसमें आप अच्छा या बुरा, उसमें आप प्रोसेस या सारी बातों के बारे में जानकारी उनको दे सकते हैं एक्सपर्ट से मिलवाकर। दूसरे कई बच्चे लास्ट मोमेंट तक बड़े कंफ्यूज होते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पिता को ही उनको एक सपना, एक गोल या एक दिशा देनी पड़ेगी। उनके लिए आप क्या कहेंगे, ये सेकंड टाइप के बच्चों के? जी, सेकंड टाइप के जो बच्चे वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको ये नहीं समझ आता है कि क्या करके वो एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा। तो मम्मी पापा, ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये गार्जियन होते हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या करके आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब जो कि आपको जीवन में सक्सेसफुल बना सके। अगर वो करना आपको एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको अच्छा लग रहा है, स्किल आपकी किस तरफ हो रही है, एनालिटिकल बहुत ऑब्जर्वेशन करके आपको अच्छा लग रहा है, कोई जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें अगर एंजॉय कर रहे हैं
तो उसको करना उनके लिए बेहतर होगा। अब बात आती है कि बचपन से कॉमर्स के कैसे करेगा बच्चा, तो बच्चा जैसे अगर आप बिजनेस है घर पे तो दुकानदारी करके उसको बहुत अच्छा लग रहा है, या कभी पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो पैसे की काउंटिंग, ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही है। इस तरीके से हम जज कर सकते हैं बच्चा क्या कर सकता है। तो ये बात अकेले एक स्टूडेंट कभी डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज है और पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है तो पेरेंट्स को किसी काउंसलर को भी अप्रोच कर सकते हैं, या पेरेंट्स उनके साथ बैठकर सवाल पूछें कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, बजाय इसके कि ये कोर्स अच्छा है, ये तुमको करना चाहिए, क्योंकि बच्चा कर सकता नहीं कर सकता, पहले उसके पोटेंशियल को भी तो एनालाइज करना ज़रूरी है। बहुत सही आपने बात की, सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। डॉक्टर संतोष राय जी, वो कौन सी अवस्था आपको लगती है जहाँ से हमको कॉमर्स अगर हमने चुना है, अब अगर हमने चुन लिया, हमने स्ट्रीम ले लिए, तो कौन सी चीज़ें हमारी अंदर की हैं, क्वालिटीज़ आप कहें या पढ़ाई लिखाई की, एकेडमिक्स की, ऐसी कौन सी बात है जो कॉमर्स में आपको बड़ा हेल्प करती है? जैसे मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, या लंबा पढ़ने की, लंबा लिखने की, धैर्य से चीज़ों को ले जाने की, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तीसरा वर्ड मैं आपका लूँगा। सबसे पहले कॉमर्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, ये मिथ है। धैर्य की ज़रूरत है। अच्छा, लंबा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है। साइंस में लंबा पढ़ने की बात हो सकती है, कॉमर्स में सिर्फ पढ़ने की बात भी हो जाए, यानी बच्चा क्लासरूम के अंदर या स्कूल में जब पढ़ रहा है थोड़ा बातों को ध्यान दे दे अच्छे से, और घर में थोड़ा सा उन चीज़ को रिवाइज कर लें, तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने इंस्टीट्यूशन की बात करें, मोर देन 1000 अकाउंट ऑफिसर आज डिफरेंट जगह पे हमारे जॉब कर रहे हैं। मोर देन 100 स्टूडेंट आज हमारे इंडिया रैंक ला चुके हैं। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि बच्चा तो वही है जो कॉमर्स लिया था। अब कॉमर्स लेके कब वो सीए करे या सीएमए करे या सीएस करे, तो वो अपने आप से पहले ये क्वेश्चन पूछे कि कॉमर्स लिया क्यों था। और यहाँ पेरेंट्स को भी उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं सर अभी तो मैंने नया सब्जेक्ट लिया है, 12th के बाद डिसाइड करूँगा। इस चक्कर में वो अपने 2 साल जिंदगी के खूबसूरत 2 साल यानी 730 दिन दुनिया से वो पीछे हो जाता है। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए बच्चा कॉमर्स लिया क्यों है। बच्चा बोलता है नया सब्जेक्ट है, पेरेंट्स भी उसमें साथ दे देते हैं कि ये नया सब्जेक्ट है। तो यहाँ दोनों लोग अब गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिए। अरे मैथ्स भी नया है, बायो भी नया है, बच्चा ले रहा है एमबीबीएस को, हर दिन नया है। तो हर दिन नया है, हर नए दिन की शुरुआत करनी है। जिस दिन आप 11th में कॉमर्स लेते हैं आपका टारगेट होना चाहिए मैं सीए करूंगा या सीएमए करूंगा या सीएस करूंगा। आपके लिए सर सारे बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन गुरु किरत या ऐसे स्टूडेंट्स में ऐसी क्या अलग बात होती है कि वो अपने लक्ष्य को इतनी अच्छी तरह से हासिल कर पाते हैं? उनमें वो एक चीज़ क्या है या कॉम्बिनेशन क्या है? मैं एक बड़ा ऐसा नाम बता सकता हूँ। रश्मि सोनी केजे सोमैया कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजमेंट जी, एक हिंदी मीडियम लड़की इंडिया रैंक लगा करके सीएमए कंप्लीट करती है। रतन खटवानी एक्साइज सीएमए कंप्लीट करता है, इस समय यूपीएससी क्लियर करके है। और तो और दीपक सोनी जो कलेक्टर छत्तीसगढ़ में ही कलेक्टर थे, दीपक सोनी भी हमारे स्टूडेंट थे। वो बच्चा शुरू से ये बोलता था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनको ये डिसाइड करना है कि वो करना क्या चाहते हैं। अब जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ कहना मान लें, आप करना भी नहीं चाहते, कहना भी नहीं मानते और धैर्य भी नहीं है, तब आपको तकलीफ है। मतलब आपके कहे अनुसार गुरु किरत जैसे बच्चों में एक तो होता है ड्रीम, दूसरा उसे चेज करने के लिए पूरा डेडिकेशन, और तीसरा आप लोगों की बात सुनते जाएं। बस शायद इतना ही बहुत है अपने गुरुजनों का। आप टारगेट कैसे सेट करते हो, कैसे आप अपना गोल सेट करते हो और क्या सेट करते हो, किसे देख के? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस जगह पे मैं बैठ के पढ़ा करता था, एक स्टडी रूम था, वहाँ पे एक लाइन लिखी होती थी, नॉलेज इज़ नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, नॉलेज इज़ लाइफ इटसेल्फ। ओके, यानी कि जो भी चीज़ करो उसको 100% जी के करो। और ये सर से भी मैं चीज़ सीखता हूँ, हर मोमेंट को आपको जीना है। आप मज़ा कर रहे हो उसको भी जीना है, पढ़ रहा है उसको भी जीना है। तो हर चीज़ को मैंने जिया है। अब मैंने सीएमए की तैयारी की, उसको मैं एज अ बर्डन लेके नहीं किया। अभी मेरे को पढ़ने का समय है, अगले 8 घंटा अगर मेरे को पढ़ना है तो मेरा दिमाग से पढ़ने में रहना चाहिए। उसके बाद अगर मेरे को गेम खेलने का मन है तो फिर मैं पढ़ाई की दिमाग में बात नहीं लाऊंगा। तो ये मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं चाहता हूं कि मेरे सवालों से ज़्यादा आज जो हमारे पास में स्टूडियो में आए हुए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ही अवसर दूं। क्या पूछना चाहते हैं? प्लीज़ नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं अमन तिवारी। मैं जो भी सब बैठे हैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने आगे जो बच्चे आने वाले हैं जो अभी 11-12 कर रहे हैं, उनको अभी तक उनका कोई आइडिया नहीं है। उन लोग का ऐसा रहता है कि हम बीकॉम करेंगे, उसके बाद एमबीए करके बीबीए एमबीए करके आगे बढ़ जाएंगे। उन लोग को पता ही नहीं है कि सीएमए और सीएस सीए करना है।
और तो आप उनको कैसे बोलेंगे कि मतलब कि आप करो, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी है पर उन लोगों को पता नहीं है कि उन लोग कर सकते हैं। तो आप शुरुआत में थोड़ी थोड़ी जानकारी, मैं आपके सवाल को थोड़ा कंसोलिडेट करता हूं कि ये विषय और इनकी जानकारी सबसे सटीक सही कहाँ से मिलेगी, कौन से 3 बड़े ऑप्शंस हैं, उनकी तैयारी हमको कहाँ से, किस कक्षा से शुरू करनी चाहिए? थोड़ा सा सर आप ही बताइए, गाइड कीजिए। ये कहना चाहूँगा कि अगर ये टेबल के ऊपर चाय रखी है या इस टेबल के ऊपर कोई मिठाई रखी है और आपको खाने की इच्छा है तो हाथ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी बच्चे को कुछ करने की इच्छा है तो उसे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी टीचर तक जाना होगा। आपके पास वो इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, टीचर कोशिश करेगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। आप इंतजार करते रहेंगे कि कोई आएगा और इस टेबल से मिठाई उठा के मेरे मुंह में डालेगा फिर मैं खाऊंगा, तो निश्चित तौर से आप दिशा भटक चुके हैं, आप में जागरूकता की कमी है और आप करियर को लेकर उतने सिंसियर नहीं हैं। 3 साल अपने गोल्डन ईयर बीकॉम करने में आप गंवाना चाहते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा बताएंगे, किस तरह का ये एग्ज़ाम होता है, कितने फेज़ का होता है, कब से इसको शुरू करना चाहिए जी हमको? जी जी सबसे पहले तो सर जो शुरू करने के बारे में आपने कहा, जैसे हम साइंस लेते हैं तो बच्चे 9 से ही पढ़ना चालू कर देते हैं, जी। उसके बारे में कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और पहले से तैयारी चालू कर देते हैं। वैसे ही अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो 11 से ही कॉमर्स के साथ साथ आप CA, CMA और CS की क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। 11-12 में जो रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं 11-12 की, वो तो चलेंगी ही, और उसके साथ साथ आप इसकी भी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। आफ्टर 12th लगभग 4.5 ईयर्स का ये कोर्स होता है। 3 स्टेज होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटर और CA फाइनल। इसमें लगभग 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, और अगर आप थोड़े डेडिकेटेड हैं, टीचर की बातों को सुनते हैं और थोड़े सिंसियर हैं और आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, तो आप आराम से ये कोर्स को क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा और सिंसियर होना पड़ेगा। मतलब ये 12वीं तक आते आते आपके पास में एक बेसिक तैयारी हो जाएगी अगर आप अवेयर हैं शुरुआत से। जी जी, ये इसका एग्जाम सर जो पहला CA फाउंडेशन का होता है जस्ट इमीडिएटली आफ्टर 12th, जस्ट 1.5 मंथ में हो जाता है। तो जो बच्चा पहले से तैयारी चालू किया है वो आराम से इसको मे अटेम्प्ट जो बोलते हैं वो दे सकता है। लेकिन जो बच्चे आफ्टर 12 ज्वाइन करते हैं वो अपने लाइफ में 6 महीना पीछे हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है उसके बाद वो तैयारी चालू करेंगे, फिर एग्जाम देंगे, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उसको करने में। जी, और कोई बच्चा? हाँ चलिए, यहाँ आप इनको माइक दीजिए, पूछिए, नाम बताइएगा अपना। नमस्कार, मेरा नाम चित्ररेखा साहू है और मैं CMA फाइनलिस्ट हूँ। जैसे कि हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, मैंने भी कॉमर्स लिया है और मैं कॉमर्स फील्ड से आती हूँ। मैंने ये देखा है ज़्यादातर सोसाइटी में कॉमर्स को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है और साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे लोगों को होशियार समझा जाता है। दूसरा सवाल उन लोगों से ये रहता है कि बेटा तुम्हारा परसेंटेज कितना आया है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि तुम होशियार हो, हाँ तुम साइंस वाले हो, और तुम अगर एवरेज या बिलो एवरेज हो तो देन कॉमर्स वाले हो। मेरा सवाल आप सभी से यही है कि हम सोसाइटी की मेंटालिटी को कैसे चेंज करें, जहाँ पास हम कॉमर्स को एज ए इम्पोर्टेंस बता सकें कि कॉमर्स हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इसका मैम आप ही जवाब दीजिए। सोसाइटी जो होती है वो मेंबर से बनती है। अगर हर एक कॉमर्स का मेंबर अपने सब्जेक्ट की खुद रिस्पेक्ट करेगा और अपने सब्जेक्ट की खुद वैल्यू मल्टीप्लाई करता जाएगा, लोगों को बताएगा कॉमर्स क्या है, बिना फाइनेंस के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, एक घर नहीं चल सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। उसकी इम्पोर्टेंस अगर हर मेंबर कॉमर्स का बताएगा और मल्टीप्लाई करता चला जाएगा तो हम सोसाइटी को ये बता सकते हैं कि कॉमर्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम माधुर्य राज नायक है और मैं एक CMA का स्टूडेंट हूँ। तो आप सभी से मेरा सवाल है कि सर अक्सर ऐसा होता है कि जो CA होते हैं, लोग CA के बारे में जानते हैं मगर CMA के बारे में कम जानते हैं। मैं CMA का छात्र हूँ, मैंने अभी ग्रुप 1 पास किया है, लेकिन अभी भी लोग ये पूछते हैं मुझसे कि ये CMA क्या है, तुम CMA क्यों कर रहे हो, CA क्यों नहीं कर रहे? चलिए, तो CMA के बारे में सर प्लीज़ डिटेल। मैं ये बताना चाहूँगा 1949 में CA पैदा हुआ, यानी CA का जो एक्ट है 1949, 1947 में हम आज़ाद हुए, 1949 में CA आया। उसके 10 साल बाद यानी 1959 में CMA आया, लेकिन इसका नाम पहले ICWA था। अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ICWA जानते हैं, CMA नहीं जानते हैं। ICWA का नाम कुछ दिन बाद चेंज होकर के CMA हुआ। तो ऐसे भी कई, पुनीत जी मैं बताना चाहूँगा, ऐसे भी कई पेरेंट्स आते हैं जिनका कहना होता है कि मेरे ICWA मेरा बच्चा करेगा, CMA नहीं करेगा। तो दोनों सेम है, लेकिन वो उनको लगता है कि ICWA बड़ा था। ये बीच में जो नाम चेंज हुआ, इस वजह से थोड़ा सा लोगों में जानकारी की कमी रही। और
मैं हरदम कहूँगा कि इस बात की कभी परवाह नहीं करना कि क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा है ये रोग। सर एक छोटी सी जानकारी हम अपने दर्शकों तक आपके इस मंच से पहुंचाते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनका क्या वैल्यू है समाज में? CMA का फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, बट रियल में इसका नाम है ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सिमिलरली CA के साथ भी हम बोलते हैं CA, इसका रियल नेम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CS को हम CS बस बोलते हैं, इसका भी आगे लगा है I और पीछे भी I, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है। CMA 3 साल का कोर्स है। सिमिलर स्टाइल ये, मैं तो ये कहता हूँ एक ही थाली के ये चट्टे पट्टे हैं, CA CMA CS। किसी को कलाकंद पसंद है, किसी को काजू कतली, और कोई जो है काला जामुन पसंद करता है। सेम ये तीनों कॉमर्स के बच्चों के लिए है, और तीनों में बहुत ही बेहतर करियर है, बहुत ही खूबसूरत करियर है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको पास करना। एक रेपुटेटेड जॉब्स हैं इसमें, और बहुत सम्मानजनक दृष्टि से देखे जाते हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, और कोई बच्चा? मेरा नाम आकाश है, मैं शिक्षादानी स्टील सिटी भिलाई से आया हूँ। क्योंकि हमारे साथ इकोनॉमिस्ट पीयूष जोशी जी मौजूद है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भारत का जो बजट आता है, हम सभी जानते हैं 1 फरवरी 2026 में आया था, उसमें शिक्षा का जो एलोकेशन था वो 55,727 करोड़ था। लेकिन जब हम इतना हैवी एक्सपेंडिचर इस शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, तो क्यों हमको वो आउटपुट नहीं मिल रहा? क्यों आज भी भारत की जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हम आज भी नहीं आ पा रहे? क्या कमी बजट की है? क्या ऐसी कमी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, बजट की अगर बात करें तो सरकार अपने हिसाब से जैसा बजट होता है वैसा वो एलोकेट करते हैं, पर हमारे यहाँ पे नीचे से लेकर के ऊपर तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम में। प्लस यही बात करें कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ा सा लेवल, बट हाँ ग्रेजुअली हमारे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बजट की अगर हम बात करें तो बजट तो सरकार दे ही रही है, और हर साल अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हर साल गवर्नमेंट अपना एजुकेशन का बजट बढ़ाती जा रही है, और लेवल भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। बट हाँ, टाइम लगेगा, इट विल टेक अ टाइम, बट अच्छा होगा, ये मुझे उम्मीद है। पहले से चेंज आया है, मैं ये कह सकता हूँ दोस्त कि पहले से कुछ तो चेंजेस आए हैं, और कुछ चेंजेस लाने के लिए अभी भी हमको शायद थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट आंदोलन इस बात के गवाह भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नाउम्मीदी रखें। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और आगे बदलेंगी, इतना विश्वास। जी हाँ, यहाँ दीजिए, माइक दीजिए, इन्हें दीजिए। मेरा नाम निम्रत कौर भंगू है। मेरा सवाल CMA गुरकीरत सिंह भंगू से है कि आपने बोला कि आप 8 घंटा पढ़ते थे रोज़, तो आप गोल कैसे सेट करते थे वो पढ़ने के लिए, कि मुश्किल वाले टॉपिक पहले करते थे कि आसान टॉपिक पहले करते थे? 8 घंटे करते क्या थे, वो ये पूछ रहे हैं बेसिकली। मतलब 8 घंटे बैठ रहे हैं तो पहले इजी चीज़ें पढ़ के आप मज़े से पढ़ते थे, या टफ़ वाली चीज़ों में 8 घंटे बिताते थे? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कोर्स चल रहा है मैं सीधा चलाता था, इजी टफ का कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों को एक अकेला करना जो है वो हानिकारक है। रीज़न क्या, स्टार्टिंग में इजी करने लग जाएगा, मज़ा आएगा, फिर अचानक से इतना सारा टफ आ जाएगा, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसका ऑपोजिट भी सही है, स्टार्टिंग में एकदम टफ करने लग गए तो आपका मोमेंटम ही नहीं बनेगा। तो दोनों को मिक्स करके पढ़ना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सी ईजी रखो ताकि मोमेंटम बिल्ड हुए, उसके बाद बीच में एक आध टफ टॉपिक डाल दो ताकि चैलेंज भी बना रहे, फिर उसको अवॉइड करने के लिए अपने आप को फिर एक ईजी टॉपिक डाल दो। तो मिक्स करके पढ़ना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। बहुत अच्छा। इसमें मैं एक छोटा सा सवाल आपसे गुरुकिरत और पूछूंगा जो स्टूडेंट के ज़रूर काम आएगा। 8 घंटे जैसी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन, वो कहना बड़ा इजी है कि साहब 8 घंटे बैठ जाइए, पर एक जगह किसी के लिए तो 15 मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी के लिए आधे घंटे बैठना। क्या चीज़ है जो आपको 8 घंटे बिठा कर रखती है? आपने कहा कि मैं कुछ सामने अपना गोल लेकर के रख के चलता था, लेकिन कई लोग उस गोल को देखने के लिए अपनी आंखें भी वहाँ तक नहीं ले जाते बहुत देर तक, थोड़ी देर में उनकी आंखें इधर उधर होती रहती। उनके लिए आपकी क्या सलाह, मतलब फोकस होने का फॉर्मूला क्या है आपका? बिल्कुल, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, सब लोग के लिए अलग हो सकता है, कि आप घर पे बैठ के फोकस नहीं हो सकते। अच्छा, ये मेरे लिए था, क्योंकि घर में रह करके आपके पास 1000 डिस्ट्रैक्शंस हैं। भले घर वाले आपको बुला लेंगे, आपका फ़ोन बजने लग जाएगा, या फिर बहुत सारी और चीज़ें, आपकी सब इंटरेस्ट का सामान आपके घर में ही है, तो आप 100% डेडिकेट घर में आपके लिए होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने ये किया कि CMA के स्टार्टिंग से ही एक स्टडी रूम था, नॉन एयर कंडीशन रूम, सिर्फ पंखा था वहाँ पे, वहाँ बैठ के पढ़ता था, और वहाँ और कोई भी नहीं होता था, एक खाली इन्वायरमेंट रहता था, और वहाँ बैठ करके आपको पढ़ोगे ना, जहाँ पे बुक्स की बुक्स आपको लेफ़्ट राइट दिख रही है, तो वहाँ पढ़ने से आपका खुद ही डिस्ट्रैक्शन की तरफ मूड नहीं जाता। सेकंड चीज़ क्या, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो है वो सोशल मीडिया है। हानिकारक वाले सोशल मीडिया से मैं दूर हूँ। इंस्टाग्राम मेरे पास नहीं है, फेसबुक मेरे पास नहीं है, एक जगह पे मैं एक्टिव हूँ,
वो है लिंक्डइन, जो कि मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वो भी ज़रूरी काम है। के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बिल्कुल। आपने रखी हुई हैं। फिर आप इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड या इंफॉर्मेशंस जो हैं वर्ल्ड की, उनको आप कैसे गैदर करते हो, उसके लिए क्या करते हो, या सिर्फ अपनी स्टडी पर ही फोकस करते हो? क्योंकि कई विद्यार्थियों से ये भी शिकायत है कि वो बाकी की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। बिल्कुल, अगर आप कटे रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बन के आगे निकलेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ते पढ़ते तक ही चल जाएगा, उसके आगे जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तब कैसे होगा। तो मैं ऐसा नहीं था, मैं हर चीज़ में जुड़ा हुआ था। मैं जैसे फॉर एग्जांपल देश दुनिया की खबरों की बात करें तो व्हाट्सएप में बहुत अच्छा फीचर है चैनल्स करके, उसमें आपके पास शॉर्ट आते जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी समय नहीं लगता, समरी में आपके पास आता जाता है। मेरे पास 2-3 चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखे थे, वीडियो नहीं देखूंगा, बस थोड़ा सा रीड कर लूँगा। और इसी के साथ कहूँ कि मेरी रीडिंग की बहुत हैबिट है, मैं हमेशा वीडियो से ज़्यादा रीडिंग को प्रेफर करता हूँ। चलिए, बहुत सारे सवाल अभी आपसे पूछने पे और निकलते जाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ से लेते हैं सवाल। जी प्लीज़ यहाँ दे दीजिए, माइक दे दीजिए। आ रहा हूँ, आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है और मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये है कि आफ्टर सीएमए हमें जो जॉब मिलता है वो स्टार्टिंग पोस्ट क्या होता है। से हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, वो पूछते हैं कि आप लोग का पोस्ट क्या रहेगा, आप आफ्टर सीएमए क्या काम करेंगे, क्या जॉब करेंगे। सीएमए के बाद क्या, किस पोस्ट पर काम करेंगे? जी बताइए, प्रवीण जी बता दो। जी बेटा, सबसे पहले तो ये बताऊं कि सीएमए के बाद जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि एक बंदा किसी पर्टिकुलर फील्ड में जब इंजीनियरिंग करता है तो वो उस फील्ड का इंजीनियर ही कहलाएगा और उस फील्ड में ही उसके लिए जॉब्स होती हैं। मगर हमारा सीएमए जो कोर्स है वो इतना वर्सटाइल कोर्स है, क्योंकि आप उसमें पढ़ते पढ़ते फिनेंस पढ़ के जाते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, टैक्सेशन पढ़ते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ते हो, कॉस्टिंग पढ़ते हो। तो इन सभी फील्ड्स में आपके लिए पहले तो जॉब्स अवेलेबल है। तो अब जब आप जॉब में जाएंगे तो जिस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जॉब मिल रही है तो उसके हिसाब से आपकी पोस्ट होगी, और नॉर्मली असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजरियल लेवल से आपकी जॉब शुरू होती है। तो आप किस टीम में, अभी हम कंसल्टेंसी की फील्ड में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जो यूएस यूके के क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं, तो उनका जो डेजिग्नेशन है वो उस हिसाब से होता है। तो कंपनी टू कंपनी और जॉब टू जॉब वेरी करेगा। और रही बात जॉब की, तो जॉब मुझे लगता है कि डेजिग्नेशन से ज़्यादा आप कितने पैसे पा रहे हैं उसमें समाज का इंटरेस्ट बहुत होता है। तो लास्ट कैंपस में कितना होता है? लास्ट कैंपस में 38 to 40 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट पैकेज गया है, और आने वाले टाइम में गुरकिरत से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ नंबर आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। मेरा नाम नवनिधि कौर है एंड मेरा सवाल मिट्ठू मैम से है। मैम, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल जो कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रही है बच्चों को, वो सिर्फ एकेडमिक्स में कितने सक्सेसफुल है उस बेसिस पे नहीं करती है, वो ये भी देखती है कि और कितने एडिशनल स्किल्स वो इंसान पजेस करता है। तो एज अ स्टूडेंट हमें क्या स्किल्स पे फोकस करने चाहिए अभी से, जो आगे आने वाले टाइम पे हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो। वाह, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार जोरदार तालियां सवाल। बहुत अच्छा सवाल। इंडस्ट्री रेडी क्या बना सकता है, इसको मैं अगर इजी वे में इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट है, बहुत मुझे एजुकेशन सिस्टम पे प्राउड फील होता है कि एजुकेशन सिस्टम पे पहले के ज़माने और अब के ज़माने में बहुत डिफरेंस आ चुका है, ट्रेडिशनल वे नहीं रहा है। अब स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो स्किल तो पहले से इनकलकेट कर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम पे। तो अगर आप सीएमए कर लेती हैं और आपको क्या स्किल पे ध्यान देना चाहिए, उसमें सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन, दूसरा होता है एनालिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अडेप्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। व्हेन यू अडॉप्ट द थिंग यू विल कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्कार, मेरा नाम लीनेश ताक है और मेरा क्वेश्चन जो है सीए प्रवीण बाफना सर से है। सर, जैसे इंडिया में एक ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि जितने भी यंग माइंड्स है, जितने भी टैलेंटेड पर्सन्स है, वो इंडिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर में फॉरेन में जाके सेटल हो जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। मीन्स उन लोग इंडिया के रिसोर्स को तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम से हम कैसे डील करेंगे? ये बात आज भी सच है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ पर पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पर कई चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है जहाँ यहाँ रह करके जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कुछ दिक्कतें हमें आती है। बट जैसा गवर्नमेंट अब काम कर रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और इन सब की बातें जैसे हो रही हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वैसे मुझे लगता है कि यहाँ का टैलेंट यहाँ रिटेन होगा, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बढ़ रही हैं, नई यूनिवर्सिटीज़, नई चीज़ें, एआई, सब चीज़ों की जैसे जैसे गवर्नमेंट जैसे जैसे इन सब चीज़ों को बढ़ा रही है, वैसे वैसे यहाँ का टैलेंट यहाँ रिटेन होना शुरू जरूर होगा। मेरा नाम अविनाश कौर है। मेरा एक बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है जिससे मेरे ख्याल से मेरे जैसे और भी बच्चे गुजरते हैं, जो अलग अलग लेवल्स में, जैसे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल होता है। कई बच्चे होते हैं जो एक बार क्लियर नहीं कर पाते, उसके बाद का वो जो फेलियर उनको जो नीचे पुल डाउन करता है, उससे कैसे उभरा जाए? बहुत सही सवाल है। एक बार का फेलियर आपको बहुत पीछे ले जाता है।
फेलियर को अगर आप फीडबैक की तरह लेंगे तो फेलियर नहीं लगेगा, उससे लेसन लेने के बाद लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो अपने आप को एक तो विक्टिम माइंडसेट से आपको रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट तक का जो सफ़र है वो थोड़ा दूर हो जाता है। कैसे हर इंसान अपने आप को या तो टीचर को ब्लेम करेगा या तो अपने घर वालों को ब्लेम करेगा, नहीं इनकी वजह से मेरा क्लियर नहीं हुआ या उनकी वजह से क्लियर नहीं हुआ या एग्जामिनेशन का पेपर की वजह से क्लियर नहीं हुआ। तो ब्लेम जो कर रहे हैं आप, विक्टिम जो माइंडसेट है आपका, उससे आप पहले तो रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट की तरफ जाएं। ये समझे कि वो प्रॉब्लम पे ध्यान ना देकर सॉल्विंग पे ध्यान दें। तो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कहाँ पे कमी आ गई है, उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर ध्यान देने में आपका टीचर की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होती है। मेरा नाम चंद्रकांत गुप्ता है और मैंने अभी कॉमर्स का स्टूडेंट हुआ, बीकॉम कर रहा हूँ। तो जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये कहने दबा रहे हैं कि हम जो सब्जेक्ट कहेंगे तुम वही करो, तो क्या ये सही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से। तो सबसे पहले अपने मन को अपने पेरेंट्स के सामने अच्छे तरीके से जाहिर करो, आदेशात्मक तरीके से नहीं, जेनजी के स्टाइल में बड़ी मोहब्बत से, क्योंकि जेनजी बहुत डिसिप्लिन है और जेनजी मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलत है, आपकी बात को समझेगा और आपके मन की बात वो पूरा करेगा। सर मेरा सवाल कॉमर्स गुरु डॉक्टर संतोष राय जी से है। पढ़ने के लिए हम कोचिंग में जाते हैं तो 18% वहाँ पे टैक्स काट लिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये टैक्स खत्म नहीं होना चाहिए? कहीं मुझे भी थोड़ा गलत लगता है। एज ए इंस्टीट्यूशन मुझसे पूछोगे तो मुझे भी लगता है कि सरकार के तक आपकी बातें हमारे माध्यम से IBC 24 के माध्यम से पहुँचे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे लगने वाला जो 18% का टैक्स है इसमें थोड़ी रियायत दी जाए या इसे समाप्त किया जाए। मेरा नाम आर्यन पटेल है और मेरा सवाल केतन सर के है। सर के क्लास में जो एक एंटरटेनमेंट टाइप से जो लगता है वो मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर आप अपने क्लास को इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है टीचिंग का कि 2 वे इंटरेक्शन हो। अगर 1 वे इंटरेक्शन रहेगा तो कभी भी टीचिंग बेस्ट नहीं हो सकती। 2 वे इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अगर समझा रहे हैं तो सामने वाले का रिस्पांस आना बहुत ज़रूरी है। बच्चे रिस्पांस नहीं कर रहे हैं तो उनसे किसी न किसी तरीके से आप बुलवाइए, बताइए। और दूसरा, अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, आपको उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लेके जाना पड़ेगा। मैं एक CMA एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा क्वेश्चन गुरकीरत सिंह से है, जो आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं। तो मैं कैसे ला सकता हूँ AIR? वेरी नाइस, बड़ा मासूम सवाल है भाई। कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे ला सकता हूँ? बिल्कुल, हर कोई चाहेगा गुरकीरत बनना। जी बिल्कुल। ये आपको सबसे पहले इसके लिए एक सपना देखना पड़ेगा, अपने आप को उस टाइप से इमेजिन करना पड़ेगा। अपने नाम के सामने AIR लगता हुआ आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तभी आप उसकी अहमियत समझ पाएंगे और उसके प्रति आप डेडिकेट कर पाएंगे। क्योंकि जब अपने आप को सोचेंगे कि आपका नाम आगे AIR, तो आपको खुद ही से मोटिवेशन होगा। आप लेटे हुए हैं, फ़ोन देख रहे हैं, अचानक से जब आपके मन में वो क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मन कहाँ जाएगा? बुक्स की तरफ जाऊँ। तो सबसे पहले अपने अंदर एक इंस्पिरेशन लाना ज़रूरी है। बाकी आगे प्रोसेस बहुत सारे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से इसको नहीं चाहेंगे, हाँ ऐसे बोलना बहुत ईजी कि मैं भी AIR लाना चाहता हूँ, लेकिन उसको फील करना, जैसे मैं पहले ही बताया था, हर चीज़ को फील करने से ही उसका आप पा सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम हरप्रीत कौर है, गुरकीरत की मदर हूँ मैं जी। सब मतलब पहली बात तो ये से हमारे घर का माहौल थोड़ा सा ये है कि शुरू से जब ये छोटे थे, मतलब मैं हमेशा से बच्चों को प्रायोरिटी देने का मेरा शुरू से रहा है। तो स्टार्टिंग में जब गुरकीरत इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और बेसिकली इनके टीचर्स की जो गाइडेंस है और उसमें जब ये इतने घंटे पढ़ रहा था और बिल्कुल एक दिन क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा इसमें रोल टीचर्स का है। मतलब कोचिंग का पार्ट आप इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं बहुत अहम मानती हूँ इसमें। मेरा क्वेश्चन गुरकीरत आपसे है कि बच्चे बहुत बोलते हैं, मतलब हमारे बैचमेट्स बहुत बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए या हमें वीडियो क्लासेस ले लेने चाहिए या ऑफलाइन स्टडी करना चाहिए, तो आपका क्या कहना है इस पे? ऑनलाइन स्टडी के बारे में मैं ज़रूर, आज एक ऑप्शन है, पर फिज़िकल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस? बिल्कुल, इसको मेरे को बहुत समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब ने ऑनलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं 2 साल एक्सपीरियंस की है, 11th-12th में या 9th-10th में जब कोविड लगा था। तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी और एक्चुअल में स्कूल में पढ़ते थे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं हम स्लैक ऑफ कर जाते हैं। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अभी हो जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो बाद में देख लेंगे, और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। लेकिन जब ऑफलाइन क्लास है, आपको पता है कि सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचना है, तो सबसे पहले डिसिप्लिन बिल्ड होता है। और किसी भी करियर में, कोई भी स्ट्रीम हो, डिसिप्लिन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है डिसिप्लिन। सेकंड क्या है, जब आप फेस टू फेस होते हो तो आप ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर पाते हो, टीचर से आपका अच्छा रिलेशन बनता है।
और अपने डाउट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर कर पाती हो। तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो ऑफलाइन मेरे लिए हमेशा सुपीरियर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी लाती है, बजट में भी बहुत कुछ एजुकेशन के बारे में आता है, फिर भी बच्चों के मन में रहता है कि हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है। तो क्या एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं कि मार्केट के डिमांड ने सिस्टम को ख़राब कर दिया? तो एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा बेहतर है, एजुकेशन सिस्टम पे उंगली उठाना गलत है। अब आते हैं एजुकेशन के ऊपर जो लेयर हमको चाहिए, उस लेयर में ज़रूर कहीं ना कहीं कमी है, और इस कमी को सरकार को ध्यान देना होगा, चाहे वो पेपर आउट होने की बात हो, यानी लीक होने की बात हो, या किसी और तरीके की बात हो, या टीचर को जो पढ़ाया जाते हैं टीचर, वहाँ सबसे पहले मैं चाहूँगा कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। यहाँ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, बच्चों के लिए टीचर की, टीचर के लिए प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल के लिए एजुकेशन ऑफिसर की, और एजुकेशन ऑफिसर के लिए प्रशासन की। तो वहाँ से लेयर आएगी, तब जा कर के चीज़ें सुधरेगा। 2020 की जो पॉलिसी चेंज आया एजुकेशन का, हमने उसमें एकदम जो पुराने ब्रैकेट्स थे उन खांचों को तोड़ करके नए कॉम्बिनेशन बना करके दिए। उसका कितना लाभ है, कितने प्रैक्टिकल है ये बात? बिल्कुल, कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट ने जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपसे बनाई है, वो अपकमिंग जनरेशन के लिए, जो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे अभी हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले की क्या बात थी कि सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, दैट्स इट। पर अभी हम प्रोफेशनल एग्जाम में भी देखें या और भी जो एग्जाम में देखें, लाइक ओपन बुक एग्जामिनेशन आ गया। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन मतलब चीटिंग नहीं है, आपकी वो मेंटल एबिलिटी कि भाई आप क्वेश्चन जो कैसे समझ पाते हैं, कैसे उसको लिख पाते हैं, ये सब चीज़ें। तो जो कॉम्बिनेशन अभी डेवलप हुआ है, डेफिनेटली उससे मुझे ऐसा लगता है कि आगे सिस्टम इंप्रूव होगा। बिल्कुल, ये इम्प्रूवमेंट की तरफ है। हम लास्ट कुछ सवाल ले पाएंगे। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अवनी तामस्कर है, मैं CMA फाइनलिस्ट की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बार फेल होने के बाद या अटेम्प्ट लगने के बाद वापस वही कॉपी किताब खोल के कैसे पढ़े? अगर प्रोसेस इसको समझोगे, इम्प्रूवमेंट, मैंने पहले भी बताया, फेलियर को फीडबैक समझो कि ये मेरा फीडबैक था, मैंने जो अभी प्रोसेस किया, ये जो मैंने एग्जीक्यूशन किया, उसका ये मुझे रिजल्ट मिला है। तो आपको समझ आएगा उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। उसको अगर पॉजिटिव वे में आप लोगे, पॉजिटिव लोगे कि नहीं जो आया है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए मेरा ये प्रोग्रेस नहीं हो पाया, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई हूँ, और फिर से उस किताब को, आपके जो गोल है उसको अचीव करने के लिए फिर से उस किताब को रख के पढ़ना चालू करेंगे नए गोल के साथ, तो ज़रूर आपको वो कभी फेलियर ये नहीं लगेगा, फेलियर आपको चुभेगा नहीं, फेलियर आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपको लगेगा नहीं मैंने जो प्रोसेस किया उसका ये फीडबैक है, आई हैव टू इम्प्रूव दिस, आई विल मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी, आई विल इम्प्लीमेंट दो स्ट्रैटेजी एंड आई विल गेट माई गोल। हाँ, चीज़ इसमें ऐड मैं करना चाहूँगा, मेरे तरफ से आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। 200 नंबर आपको लाना है CMA में, पासिंग नंबर। आपको मान लो आया 180, तो इसको ये मत समझिए कि मैं 180 ला के फेल हो गया, ऐसा समझिए कि 200 में 180 यानी 90% होता है। मैं अपने मंजिल से 90% आ चुका हूँ, अगली बार मेरे को बस वो 10% के लिए पुश करना है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो जाता है। आप कहाँ उसको एक नेगेटिव चीज़ देख रहे थे, अब देख रहे हैं आप 90% अपने गोल की तरफ पहुँच गए, 10% का करना है, और आपको एक नया मोटिवेशन आएगा कि इस 10% को मैं पुश करूँगा। और दूसरी चीज़, कभी भी अपना टारगेट 200 को मत रखिए, आप जितना टारगेट रखेंगे हमेशा उससे कम आएगा। तो अगर आपको पासिंग होना है तो 250 का टारगेट होना चाहिए। चलिए, मतलब 300 का पेपर मान के चलना अब अगली बार, ठीक है? ये 50 मैं अपनी तरफ से भी बोल दे रहा हूँ। मेरा नाम साबिया फिरदौश है। मेरा क्वेश्चन प्रवीण सर से है कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ CAs ही कंपनी के टॉप पोजीशंस पर जा सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या और भी प्रोफेशन के लोग जैसे CEO और CFOs बन सकते हैं कंपनी में? 100%। आप अगर आज दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनियों के CEO CFO उठा करके देखें तो शायद वो इंजीनियर्स हैं, ठीक है? और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, हम जितने भी होते हैं, इनफैक्ट हम सब, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी डायरेक्टोरियल पोजीशन तक पहुंचने के लायक लोग हैं, क्योंकि डायरेक्टर पोजीशन पे बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं उनका सबसे ज़्यादा काम फिनेंस से जुड़े हुए लोगों से ही होता है, क्योंकि उन्हें हर समय अपनी P&L, बैलेंस शीट, इन सब के बारे में बात करनी होती है। और ऐसे ही लोग, ठीक है, इंजीनियर्स भी होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो IT समझते होंगे, टेक समझते होंगे, मगर फिनेंस वाला बंदा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होगा ही होगा। एक अंतिम बात मैं डॉक्टर संतोष राय साहब से पूछूंगा, आपके इंस्टीट्यूट की आपके मुताबिक सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे हमारा USP यही है कि ये जो बच्चे हैं, यही हमारी जान है, यही हमारी पहचान है। इनको हम अपने बच्चों जैसे पालते हैं, बच्चों जैसे देखते हैं, बच्चों जैसे फील करते हैं। यहाँ हर टीचर इन्हें अपना बच्चा समझता है और उस हिसाब से अपना काम करता है। चलिए, तो ये था हमारा आज का स्पेशल गाइड शो, जिसमें डॉक्टर संतोष राय और उनकी पूरी टीम
जिनका संस्थान है डॉक्टर संतोष राय कॉमर्स इंस्टीट्यूट भिलाई। एक बार आप सबको धन्यवाद दूंगा, बच्चों को धन्यवाद दूंगा, हमारी टीम मेंबर्स को धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सो मच सर, गाइड में आने के लिए और इतनी अच्छी तरह से बच्चों को गाइड करने के लिए। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। तो आज की गाइड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और अंक में एक्सपर्ट पैनल के साथ। खबरों अपडेट के लिए देखते रहिए IBC 24।